हेलो फ्रेंड्स, अब कस्टम एक्ट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कस्टम एक्ट में हम देखते हैं सबसे पहले गुड्स। तो गुड्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, या कौन कौन से गुड्स कवर होंगे जो हम इंपोर्टेड इनटू इंडिया करें या एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया करें। इंपोर्टेड इनटू इंडिया का मतलब होता है ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया का मतलब होता है टेकिंग आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया। ठीक है जी। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स में क्या होता है, आपका अप टू 12 नॉटिकल माइल्स में आपका लैंड हो गया, आपका ऊपर जो एयर हो गई, मतलब आपका स्पेस हो गया वो, और आपका जो पानी हो गया वो हो गया। ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है ये आपका टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया कहलाएगा। अब बात करते हैं आपका एक्सेप्शन के केस में, तो कैन बी अप टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है जी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक ये खींच सकता है, लेकिन कब कब खींचेगा, जब या तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल हो। अगर मान लो कि मिनरल ऑयल हो गया, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप सोच के देखो ना, अगर मिनरल ऑयल को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उस पर आपका जीएसटी तो लगी रहा है, बट अगर कस्टम ड्यूटी लग जाएगी तो वो एक हार्डशिप हो जाएगी, तो उसको वहाँ से एक्सक्लूड किया हुआ है। ठीक है, या फिर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसका, नेचुरल गैस को। ठीक है, किसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग अगर मिनरल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर हम लोग नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एंड सप्लाई देयर ऑफ। ठीक है, सप्लाई उसकी हो जाएगी तो वो भी यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं कि गुड्स क्या होते हैं। तो गुड्स में आता है आपका वेसल्स, व्हीकल, एयरक्राफ्ट। स्टोर्स आते हैं, स्टोर्स का मतलब हो जाएगा फ्यूल या कोई भी स्पेयर पार्ट्स। बैगेज हो गया। ठीक है, बैगेज का मतलब क्या होता है, बिलोंगिंग्स विच वी आर टेकिंग ब्रिंगिंग विद आरसेल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा बैगेज। ठीक है, और करेंसी एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो, करेंसी जो है वो जीएसटी में तो बाहर है, यहाँ पे उसको एज सच इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट को चाहिए, तो एक डिक्लेरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। अगर हम कस्टम्स के अंदर जैसे दो एक्ट्स होते हैं, कस्टम एक्ट और एक कस्टम टैरिफ एक्ट। कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर जितने भी रेट्स आते हैं, तो वहाँ अगर हम देखते हैं तो करेंसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कोई भी रेट नहीं लगा है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया गुड्स के केस में। अब बात करते हैं बैगेज क्या होता है। तो बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज। इसका मतलब ये होगा कि पैसेंजर अगर मान लो आ जाता है इंडिया, बट उसका बैगेज बाद में आता है, या बैगेज पहले आ गया और पैसेंजर बाद में आया, तो वो भी इसमें आएगा। बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल्स, क्योंकि मोटर व्हीकल्स पे क्या होता है ना, आपका 110% लग सकता है। ठीक है, बट बैगेज के अंदर अगर आप लेते हो तो फिर आप कहते हो कि भाई उस पर तो 35% का फ़ायदा लग जाए। ठीक है, उस पर 10% SWS लग जाए, तो इफेक्टिव रेट 38.5% हो जाए, तो मोटर व्हीकल्स को यहाँ से एक्सक्लूड किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका बैगेज। और ये आपका आ गया कि वेसल्स, व्हीकल, एयरक्राफ्ट हो गया, स्टोर्स हो गया, बैगेज हो गया, करेंसी एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, और एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री की। तो इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री में क्या होता है, देखो, जब हम गुड्स लेकर आते हैं बाहर से, और गुड्स लेके आने के बाद हम जब उसको मान लो हमारे पास अभी पेमेंट, हमें पैसा नहीं है, हम पे नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है कि हम कस्टम स्टेशन, मतलब कस्टम वेयर हाउस जो होता है वहाँ पे हम रख सकते हैं। अब कस्टम वेयर हाउस में जब हम रखेंगे ना, तो हमें क्या करना होगा, एक डिक्लेरेशन देना होगा कि हम 1 साल तक मैक्स टू मैक्स गुड्स हमारे रखेंगे। और जब गुड्स हम रखते हैं 1 साल के अंदर अंदर तक, मतलब 1 साल तक रखते हैं, तो उसके लिए हमें ऐसे तो रखेंगे नहीं, उसके लिए हमें बॉन्ड भरना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हम इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। मतलब हम एक बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं कि हम हमारे गुड्स को वेयर हाउस में रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है व्हेन गुड्स आर टू बी केप्ट एट वेयर हाउस एंड नॉट क्लियर फॉर होम कंजम्पशन। मतलब होम कंजम्पशन के लिए हम अगर क्लियर नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, हम अभी फ़िलहाल हम वेयर हाउस में रख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, या बिल ऑफ एंट्री फाइल्ड फॉर वेयर हाउसिंग पर्पज़। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कि यहाँ पे बॉन्ड का रेट होगा 3 टाइम्स ऑफ ड्यूटी। बॉन्ड कितना का हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ ड्यूटी। अब बात करते हैं हम एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री क्या होती है, व्हेन गुड्स आर क्लियर फॉर होम कंजम्पशन। जब गुड्स हमारे क्लियर हो जाएंगे होम कंजम्पशन के पर्पज़ के लिए, ठीक है, यानी वहाँ पर हमारी इंपोर्ट कंप्लीट मान लिया जाएगा और वहाँ पर हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट अब हमें देखना होगा कि इम्पोर्टेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि इम्पोर्टेशन स्टार्ट होना का मतलब ये नहीं है कि इम्पोर्टेशन ख़त्म हो गया है। इम्पोर्टेशन स्टार्ट हो गया है, मान लो टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस किया है, तब इम्पोर्टेशन स्टार्ट हुआ है। इम्पोर्टेशन ख़त्म कब होगा, जब हम कस्टम ड्यूटी पे कर देंगे, यानी जब हमारा गुड्स जो है क्लियर हो जाएगा फॉर होम कंजम्पशन। और हम जब इसका मतलब ये होता है हमने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया है कि भैया हम जो है हमारा जो भी बॉन्ड है उसको हमने एग्जीक्यूट कराया था, आपको पास 3 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ ड्यूटी पे करी थी, अब हमारे पास उतना पैसा है, हम हमारे गुड्स को क्लियर करा रहे हैं,
तो उसको बोलते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। तो वो जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे गुड्स क्लियर हो चुके हैं। नाउ द गुड्स विच वर अर्लियर ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड, अब वो जो पूरे जो इंडिया के मासेस हैं, जो भी आप कंट्री, आपकी होम कंट्री, उसके जो भी मासेस ऑफ द कंट्री हैं, वहाँ पर वो गुड्स चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली अब वो इम्पोर्ट कंप्लीट मान लिया जाता है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री मतलब गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, ठीक। चलो जी अब आगे देखते हैं। आगे जब हम देखते हैं, आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा स्टोर्स आता है, ठीक है। अब स्टोर्स के अंदर क्या आता है, स्टोर्स डज नॉट इंक्लूड थिंग्स केप्ट इन व्हीकल्स, यानी अगर व्हीकल्स में कोई चीज़ रख रहे हैं तो दैट विल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ स्टोर्स, ठीक है। स्टोर्स का मतलब वेसल्स और एयरक्राफ्ट में हो सकता है, बेसिकली स्पेयर पार्ट्स हो गए, ठीक है। कोई भी मान लो आपका खाने पीने का सामान हो गया, कोई भी ऐसा फर्नीचर हो गया जो थोड़ा सा मूवेबल नेचर का है, तो वो सारी बातें आपकी स्टोर्स में आ जाएंगी। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, इन गुड्स सप्लाइड आउटसाइड इंडिया विदाउट ब्रिंगिंग टू इंडिया, अगर मान लो हम इंडिया के अंदर कोई सामान हम लेके नहीं आ रहे हैं, हम बाहर मान लो कर रहे हैं, इंडिया की बाउंड्रीज़ के अंदर कोई चीज़ लेके नहीं आ रहे हैं, तो उस पर ना तो कोई जीएसटी और ना ही कोई कस्टम ड्यूटी है। तो ये हमने एक बेसिक देखा कि भाई गुड्स हो जाएंगे, गुड्स के बाद हमने गुड्स के अंदर क्या क्या आता है वो देख लिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने और चीज़ें देख ली। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। ऐसी वीडियोस को प्यार देते रहिए, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग, और अपना ख्याल रखो, स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है। मास्क पहनो, सैनिटाइज करो। थैंक यू। ओके गाइज, थैंक यू। सो गाइज लेट्स बिगिन विद डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी कब होगा। देखो, व्हेन गुड्स आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, तो हम क्या देखेंगे कि वहाँ पर बिल ऑफ एंट्री फाइल की गई है। अगर मान लेते हैं ऐसा है कि आपने जो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री है और आपका जो एंट्री इनवर्ड है, उनमें से जो विच एवर्स लेटर होगा ना, वो चेक करना पड़ेगा कि अगर मान लो आपका जो एंट्री मतलब जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री दिया है, प्रेजेंट करा है, वो डेट तो पहले आ रही है और आपका मान लो एंट्री इनवर्ड बाद में है, तो हमें देखना पड़ेगा कि विच एवर्स लेटर के हिसाब से जो बैठेगा ना, वही फाइनल डेट मानी जाएगी। मतलब उसी दिन ही हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई दिस इज विल बी दी डेट फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो जैसे मान लो दे रखा है डेट व्हेन बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड, मान लो लेटर है, लेटर माना जाएगा, ठीक है। और अगर एंट्री इनवर्ड आता है तो अर्लियर मानेंगे। यानी अगर मान लो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर लेटर, ये एक फॉर्मूला निकल के आता है और यही फॉर्मूला हमें जो है यूज़ करना होगा इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अब आता है डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ इम्पोर्ट। देखो, इम्पोर्ट के केस में जो है एक ही डॉक्यूमेंट रहेगा, वो रहेगा बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा, एंट्री हो जाएगी कस्टम्स के अंदर। और एक्सपोर्ट के अंदर दो रहेंगे, एक रहेगा शिपिंग बिल, एक रहेगा बिल ऑफ एक्सपोर्ट। शिपिंग बिल रहेगा वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए, बिल ऑफ एक्सपोर्ट रहेगा व्हीकल्स के लिए, ठीक है। अब देखो एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। एक्सपोर्ट में क्या होता है भाई, शिपिंग बिल जो होगा ना वो एक्सपोर्टर देगा, ठीक है। और एक्सपोर्टर जब शिपिंग बिल देगा ना, तो साथ में अगर मान लो उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी है तो वहीं कमी दे देगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको एक ऑर्डर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, कि अब मैं अपने गुड्स को जहाज़ पे चढ़ा सकता हूँ और फाइनली मैं जो है अब एक्सपोर्ट करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। मतलब गुड्स अब वेसल पे चढ़ गए हैं, अब एक्सपोर्ट शुरू हो गया। एक्सपोर्ट जो है मतलब अब इसका मतलब ये है कि ये नहीं होता कि भाई आपको ऑर्डर मिल गया तो एक्सपोर्ट ख़त्म हो गया। एक्सपोर्ट तभी माना जाएगा जब व्हेन गुड्स विल बी क्रॉसिंग द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, यानी फिजिकली जब गुड्स बाहर जाएंगे TWI से, और TWI मतलब 12 नॉटिकल माइल से जब बाहर जाएंगे तो ही हम उसको एक्सपोर्ट मानेंगे। तो एक केस हुआ था राजेंद्र डाइंग एंड पेंटिंग मिल्स का, उसमें यही हुआ था कि भाई हम एक्सपोर्ट कि भाई डिपार्टमेंट ये बोलता है कि भाई जो असेसी है उसका ये कहना था कि भाई मेरे पास तो एक्सपोर्ट ऑर्डर है। अब मान लो शिप सिंक हो जाती है रास्ते में, तो मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है ना, तो उसको एक्सपोर्ट मानो। और चूंकि मैंने तो इस पर जो भी ड्यूटी ड्रॉबैक है, जो बेनिफिट मेरे को मिलना चाहिए एक्सपोर्ट्स कर रहा था मैं, तो वो मेरे को दो। डिपार्टमेंट कहता है कि भाई तेरा हम एक्सपोर्ट तब मानेंगे जब आपका गुड्स क्रॉस हो जाएगा, जब आपका वेसल क्रॉस हो जाएगा कब, TWI को। अब वो नहीं हुआ तो डी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। मतलब जो बेनिफिट है वो तो सरकार ने या जो भी आपका डिपार्टमेंट उसने छीन लिया। बट अगर मान लो आपने पे करी है कस्टम ड्यूटी, आपने जो है पे करी मतलब एक से एक्सपोर्ट ड्यूटी आपने पे करी है, ठीक है। शिपिंग बिल के टाइम पे एक्सपोर्ट ड्यूटी आपने पे कर दी कि भाई आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाए। अब उसके बाद मान लो आपकी जो शिप है वो सिंक हो जाती है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपने पे करी है ना, मतलब क्या बोलते हैं
एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करिए, उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट माना ही तभी जाएगा जब गुड्स TWI को क्रॉस करें, और जब शिप ही डूब गई इसका मतलब एक्सपोर्ट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपोर्ट तभी पूरा होता है जब गुड्स विल बी क्रॉसिंग द TWI। जब एक्सपोर्ट पूरा ही नहीं हुआ तो मैंने जो ड्यूटी तो तब इसलिए दी ना कि भाई मेरे गुड्स को आप एक्सपोर्ट करोगे, तो वो जो गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुए, वो जो गुड्स बह गए हैं, तो उसका क्या मिलना चाहिए, रिफ़ंड मिलना चाहिए। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो आप उसको शिप सिंक हो गई है, दो बातें होती हैं, अगर ड्यूटी ड्रॉबैक की बात की जाए, रिफंड की बात की जाए तो नहीं मिलेगा। और अगर आपने आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करी है शिपिंग बिल के साथ, मान लो गुड्स ऐसा है, लेदर हो गया, आयरन स्टील हो गया, जो जिस पे सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है ताकि वो महंगा हो सके और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, क्योंकि जो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं इंडिया के अंदर उस पर सरकार क्या करती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। क्योंकि हमारे पास स्केर्सिटी है, तुम फिर भी उसको एक्सपोर्ट करोगे तो भाई हमें तो कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए ना। तो ये चीज़ आती है कि यहाँ पे दे रखा है व्हेन पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी मेड इन केस, तो यहाँ रिफंड हो जाएगा। और अगर मान लो आपका ड्यूटी ड्रॉबैक है, बेनिफिट है नॉट गिवन एज इट इज़ नॉट एक्सपोर्ट गेट्स कंप्लीटेड ओनली व्हेन वेसल या गुड्स जो है क्रॉस करते हैं TWI को, ठीक है। तो अगर शिप सिंक हो जाती है बिफोर क्रॉसिंग TWI तो ये केस होगा। और शिपिंग बिल जो एक्सपोर्टर फाइल करेगा अलॉन्ग विद पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो तो पता ही है आपको। उसके बाद लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाता है फॉर लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन, कि भाई अब गुड्स तैयार है एक्सपोर्टेशन के लिए। तो दिस वॉज द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द कस्टमर ड्यूटी, आप देख सकते हो। ये सारा मैं इसको वो कर देता हूँ, ये आप आराम से देख लो, ठीक है। ये फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे व्हिच लेटर का, ठीक है। और ये आ गया इन केस इम्पोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री, एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। अब चलते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल एक्सपोर्टर फाइल करता है, या बेसिक डिटेल्स आ गई हैं। और अगर शिप सिंक करती है बिफोर क्रॉसिंग TWI तो ये एक केस होगा जहाँ पेमेंट ड्यूटी है, वहाँ तो आपको रिफंड मिल जाएगा सीधा। ड्यूटी ड्रॉबैक के बेनिफिट है वहाँ आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही अपना पढ़ाई करते रहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहनिए, ठीक है। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। हे गाइस, नाउ लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। अब देखो इम्पोर्टेड गुड्स क्या होते हैं, गुड्स विच आर ब्रॉट टू इंडिया, कि बाहर से आए हैं फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड गुड्स क्रिएट फॉर होम कंजम्पशन। अब सेक्शन 23 का बोलता है कि अगर मान लो कोई लॉस वगैरह होता है ना, और आपका गुड्स अभी क्लियर फॉर होम कंजम्पशन नहीं हुआ है, मतलब आपका गुड्स इम्पोर्टेड है, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा जो भी रहेगा, ठीक है। अब जैसे लिखा है यहाँ पे सेक्शन 23 डील्स विद बेनिफिट्स दैट कैन बी गिवन इन केस ऑफ लॉस बाय पिलफरेज, एक्सीडेंट एक्सेट्रा बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। When goods are cleared for home consumption, no benefit is available as they lack the character of imported goods now, ठीक है। तो अब आता है when goods are cleared for home consumption, they are no longer imported goods। तो क्रक्स से निकलता है कि अगर गुड्स क्लियर हो जाते हैं ना होम कंजम्पशन के लिए, दे आर नो लॉन्गर इम्पोर्टेड गुड्स। अब नोट क्या है, पोस्ट इम्पोर्टेशन एक्सपेंसेस आर नॉट एडेड इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। यानी कभी भी अगर मान लो अपन को वो निकालना है, क्या बोलते हैं अपन, आप कह सकते हो वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, तो वहाँ पे पोस्ट इम्पोर्टेशन एक्सपेंसेस जो है काउंट नहीं होंगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आता है कि ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम पोर्ट या एयरपोर्ट टू फैक्ट्री नहीं आएगा, कोई भी डेवलपमेंट एक्सपेंसेस अगर भारत में वो नहीं आएंगे। एक्सपेंसेस जो हैं अपन इरेक्शन इंस्टॉलेशन अगर इंडिया में है तो वो भी नहीं आएगा। तो दैट वाज द केस फॉर इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।